तो आज तारीख है 17 नवंबर, और अगर आज की पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आई है एनआरसी के बारे में, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है। बेसिकली अगर बात की जाए तो पहले इसमें बहुत बात चल रही थी, और अभी काफ़ी दिनों से चुनाव के बाद से इसमें बात नहीं हुई थी। अभी हाल ही में डाटा निकल के आया है कि अभी भी एनआरसी में तकरीबन 19.06 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी भी, जिनका नाम नहीं है एनआरसी में, तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं माने जा रहा है असम में। और दूसरी तरफ तकरीबन 1032 ऐसे लोग हैं, 1032, जो अभी भी डाउटफुल हैं कि ये इंडियन है कि नहीं है। अब एनआरसी की थोड़ी बात करें तो हम जानते हैं कि असम में 1985 में इसको लेके आया गया था, क्योंकि उसी समय आज़ादी हुई थी। हम देखते हैं बंगाल की, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो असम में आ गए थे। तो कहा गया था कि 23 मार्च 1971 के पहले के जिनके पास में डॉक्यूमेंटेशन है वो असम के रहवासी माने जाएंगे, वो इंडियन माने जाएंगे, और बाकियों को वापस भेज दिया जाएगा। अब बात की जाए अगर पूरे इंडिया की, तो इंडिया में ये डेट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से 19 जुलाई 1949 है। और केवल एक असम के लिए इसमें अपवाद है कि उसमें 23 मार्च 1971 के पहले के जो हैं उन सबको इंडिया का मान लिया जाता है। अब अगर बात की जाए ना, इसमें एक लेगेसी डाटा होता है। तो लेगेसी डाटा एनआरसी जो 1951 में हुई थी उसको असम में, और एक इलेक्टोरल रोल भी हुआ था 1971 में, जिसमें पूरे सब लोगों का एक लिस्ट बनाया गया था। तो उन दोनों को मिला के एक लेगेसी डाटा भी बनता है, जिसमें से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बार की एनआरसी में नहीं आए हैं। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा मुद्दे उठ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और बाय द वे, ये 19 लाख लोग, क्योंकि देखो बांग्लादेश तो वापस नहीं लेगा, अब इंडिया भी इन लोगों का क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है द्वारे राशन स्कीम को लेके। ये वेस्ट बंगाल के द्वारा शुरू की जा रही है, जिसमें तकरीबन 10 करोड़ लोगों को 25 किलो राशन दिया जाएगा हर महीने, उनके घर पे जाके घर घर राशन बांटा जाएगा। ऐसी स्कीम एक दिल्ली सरकार ने भी शुरू की थी, जिसको हाईकोर्ट के द्वारा उस पर सैंक्शंस लगा दिए गए थे, हम देखते हैं। और 2020 में हम देखते हैं कि द्वारे सरकार स्कीम भी लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल के द्वारा। और कुछ और स्कीमें कहीं जाए अगर वेस्ट बंगाल के द्वारा चलाई जा रही है, तो एक कन्याश्री स्कीम है जो कैश ट्रांसफर के प्रोग्राम के रूप में चल रही है। वहीं एक रूपश्री स्कीम है जो वन टाइम फाइनेंशियल हेल्प के लिए चलाई जा रही है। और एक आंखश्री स्कीम है जो ट्राइबल ग्रुप को फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है। वहीं पे खाद्य साथी स्कीम है, जिसके अंतर्गत 90% लोग जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं उनको फूड सिक्योरिटी उपलब्ध करवाने के लिए चलाई जा रही है। शिक्षा से स्कीम है जो SC ST के जो लोग हैं सेक्टर्स के, उनको फाइनेंशियल हेल्प या वन टाइम पेमेंट पहुंचाने के लिए भी चलाई जा रही है। तो ये और भी कई स्कीम है जो वेलफेयर के लिए चलाई जा रही है वेस्ट बंगाल में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, तो वो आई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बाय द वे कहाँ कैसा है उसके बारे में तो कल हमने बात कर ही ली थी। इसका इनॉग्रेशन कल मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है। और उसी समय फिर बहुत, अब वही है कि देखो चुनाव पास में आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें यूपी में अभी ज़्यादा होती दिखाई देंगी हम लोगों को, क्योंकि 1-2 महीने बाद चुनाव है वहाँ पे। और फिर वही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद में अब गंगा एक्सप्रेसवे की भी बात चल रही है, जो जल्दी ही इनॉग्रेट किया जाएगा। अब देखते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है UNWTO को लेके, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को लेके। इसने अभी हाल ही में तेलंगाना का एक गांव है जिसका नाम है पोरचापल्लू, उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज बताया है। अब ये किस लिए बताया है? बेसिकली आर्टिस्ट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बुनकर वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं और अलग अलग प्रकार की कलाकारियाँ की जाती हैं उस गांव में, इसलिए पोरचापल्लू तेलंगाना को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में नामित किया गया है UNWTO के बारे से। और UNWTO की बात करें तो 1 नवंबर 1975 में इसको बनाया गया था। 27 सितंबर को टूरिज्म डे भी इसी ने घोषित किया था। मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है, और जुर्बान है जिसके हेड है इस समय। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो क्लाइमेट टॉक्स को लेके आई है। अभी COP26 हुआ, हम लोग देखते हैं, खत्म हो चुका है। और बेसिकली इसमें एक डाटा आया है कि वुमेन्स की, महिलाओं की कितनी भागीदारी रही COP26 में। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया से केवल और केवल 17% महिलाएं थीं। और ओवरऑल अगर एवरेजली भी बात की जाए तो केवल 20% एवरेजली भागीदारी रही है महिलाओं की पूरे COP26 में। और वहीं अगर बात की जाए तो 50% से ज़्यादा भागीदारी तकरीबन 30 कंट्रीज़ की रही है। सबसे ज़्यादा भागीदारी की बात की जाए तो मैक्सिको की रही है। और हमारे पड़ोसी देशों की बात कर लें तो भूटान की तकरीबन 40% महिला गई थी COP26 में, और पाकिस्तान की तकरीबन 10% गई थी, और इंडिया की केवल और केवल 17% गई थी। और वहीं हम बात करें कि इंडिया की सबसे ज़्यादा महिलाएं कब गई थी, तो वो COP23 में गई थी, जो कि तकरीबन 33% थी, कि मतलब 1/3 महिलाएं गई थी। तो दैट्स ऑल। ये कुछ डाटा है जो हमें जानना जरूरी हो जाता है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिको में है, और इंडिया सबसे कम देशों में से एक में है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है
जो है ये मेंसा कंपनी को लेके, कि मेंसा कंपनी भारत की सबसे फास्टेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली कंपनी हो गई है। पिछले 6 महीने मात्र में उस मतलब यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है वो। और बेसिकली कंज्यूमर ब्रांड की कंपनी हम लोग जानते ही हैं। और इस साल तकरीबन 30 ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, और भारत में अब तकरीबन 75 to 80 कंपनीज हो चुकी हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आईओसी से आई है, कि आईओसी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड दिया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। बेसिकली हम देखते हैं सीएसआर, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स होता है, या हम लोग देखते हैं सोशल सर्विसेज रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स कहा जाता है इसको। तो जो सीएसआर का पैसा होता है वो आईओसी के द्वारा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए लगाया गया। इसीलिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हमारे केंद्र सरकार द्वारा इस साल किसको दिया गया, तो आईओसी को। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो इंडिया और रवांडा के ने अभी एमओयू साइन किया, उसको लेके आई है, कि इंडिया और रवांडा ने अपने बायलैटरल टाइज को और मजबूत करने के लिए, अपने आपस में हो रहे व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक एमओयू साइन किया आपस में। और हम देखते हैं कि हम रवांडा की बात करें थोड़ी, तो किगाली इसका जो है बेसिकली कैपिटल है, और अफ्रीका में तंजानिया, सूडान और युगांडा के पास में बीच में पाया जाता है। और तकरीबन 93% यहाँ पे क्रिश्चियंस है। पॉल है यहाँ के प्रेसिडेंट है, और जो रवांडा फ्रैंक है यहाँ की करेंसी है बेसिकली। बस दैट्स ऑल। और देखो ओवरऑल पर कैपिटा की बात करें या किसी की भी बात करें, तो इसकी बहुत ही मतलब ओवरऑल इकोनॉमी भी काफ़ी कम है। लेकिन इंडिया से बायलैटरल टाइज बढ़ा के ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और रवांडा के बीच में अगले आने वाले 5 सालों में तकरीबन जो ओवरऑल ट्रेड है उसको $50 बिलियन तक लेके जाया जा सके। देखते हैं क्या होता है फिर। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है लॉन्गेस्ट पार्शियल लूनर एक्लिप्स ऑफ द सेंचुरी को लेके, कि अभी 29 नवंबर को लॉन्गेस्ट पार्शियल लूनर एक्लिप्स पड़ने वाला है इस सेंचुरी का, जो कि 580 साल पहले हुआ था, उसके बाद अब होने वाला है। और इंडिया में भी कुछ जगहों से उसको देखा जाया जा सकेगा, जो तकरीबन 3 घंटे और 28 मिनट तक चलेगा। बेसिकली लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, कि पृथ्वी बीच में आ जाएगी और चंद्रमा को तकरीबन 3 घंटे 28 मिनट तक ढक के रखेगी, और सूरज उसके पीछे बेसिकली। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल मिनिस्ट्री के द्वारा आई है, कि टेक नीव @75 ये एक नया मिशन शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया में, जिसमें क्या किया जाएगा, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं जो अपने स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहते हैं, जो अपने स्टार्टअप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिन्हें ज़मीन चाहिए, या जिन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता चाहिए, तो सरकार आगे आके ऐसे लोगों की मदद करेगी और उनको अपने स्टार्टअप इंडिया में वो बढ़ा सकें। इसके लिए हर जरूरी मदद जो कि केंद्र सरकार दे सकेगी वो देगी। तो इस स्कीम का नाम है टेक नीव @75। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है काशी उत्सव को लेके, कि अभी हम लोग देखते हैं कि 16 से 18 नवंबर के बीच में जो रुद्राक्ष इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कन्वेंशन सेंटर है उसके द्वारा काशी उत्सव अभी हाल ही में हम लोग देखते हैं बनारस में करवाया जाने वाला है 16 से 18 नवंबर के बीच में। इसमें बेसिकली अलग अलग दिन अलग अलग जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं और लोगों के बारे में बताना, डांस कल्चर, इन सबको प्रमोट किया जाएगा। कालिदास के बारे में, जयशंकर प्रसाद के बारे में अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। बस दैट्स ऑल। हमें पता होना चाहिए कहाँ पे हो रहा है काशी उत्सव, कौन करवा रहा है और किस तारीख में हो रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है एडीबी को लेके, कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अगरतला के डेवलपमेंट के लिए एक एमओयू साइन किया है। और बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडियन गवर्नमेंट को लोन देगी अगरतला को मतलब और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अगरतला में। अभी कितना लोन देगी इसके बारे में कोई खुल के बात नहीं आई है, बस एमओयू हुआ है, अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है जनता के लिए। अब देखते हैं जब भी निकल के आएगा तब बात करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है हमारे 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू आर्कटिक को लेके, कि बेसिकली सरकार ने 41st बार मतलब आर्कटिक पे हमारे लोग भेजे हैं, एक्सपीडिशन साइंटिफिक एक्सपीडिशन भेजा है उनको, मतलब एक काम दे के भेजा जाता है कि ये चीज़ें तुम्हें रिसर्च करके आनी है वहाँ पे। तो ये 41st बार हो रहा है। और बेसिकली रिसर्च को बढ़ाने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, जियोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एमेरी आइस सेल्फ को करने के लिए, और 500 मीटर ऐसे आइस सेल्फ में खोदेंगे, वहाँ पे क्लाइमेट कोर को खोजेंगे, वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं ये सब देखेंगे आधा किलोमीटर नीचे जाके। तो ये सब काम चलेंगे। अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने आर्कटिक में कब से जाना शुरू किया था, तो हम देखते हैं कि 1981 में इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। उसके बाद में हम लोग 83 में हम लोगों ने दक्षिण गंगोत्री नाम का वहाँ पे एक आर्कटिक बेस बनाया था, पहला इंडिया का परमानेंट बेस था। फिर 1988 में हम लोगों ने मैत्री बनाया था, और 2012 में हम लोगों ने भारती बनाया था। और अभी हाल ही में कहा जाए तो आर्कटिक में हमारे यही दोनों
मैत्री और भारती यही दोनों चल रहे हैं, दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुका है। और वहीं हम बात करें कि इनको कंट्रोल कौन करता है, तो हमारे देश में नेशनल सेंटर फॉर प्लान एंड इकोनॉमिक रिसर्च जो NCPO के है वो इनको कंट्रोल करती है साइंस रिसर्च सेंटर को, और जो कि खुद में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आती है। और वहीं पे अगर हम आर्कटिक की बात इसकी बात कर रहे हैं अंटार्कटिक की, तो आर्कटिक में भी हमारे एक सेंटर है जिसका नाम है हिमाद्री, जो कि नॉर्थ में आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे है। इस बात एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है PLA को लेके कि पीपल लिबरेशन आर्मी है, जो बेसिकली हम देखते हैं कि मणिपुर को एक अलग बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ मणिपुर एक अलग देश ही बन जाए। तो बेसिकली उन लोगों के द्वारा अभी हाल ही में हमारे वहाँ पे आर्मी की जवान मार दी गए, पहला मिलिट्री फोर्सेस के काफ़ी लोग मार दिए गए, तो न्यूज़ में है तो मैं सोचा पढ़ लें। तो PLA बेसिकली मणिपुर की एक उग्रवादी ग्रुप है, जो माओइस्ट ग्रुप एक तरीके से मान लो, उनकी मार्क्सिज्म विचारधारा है। और हम देखते हैं कि N विश्वेश्वर है जिन्होंने 1979 में इसको बनाया था। और अभी में देखो प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम है म्यांमार में जो अनरेस्ट चल रहा है, वो म्यांमार में जो अनरेस्ट चल रहा है, ये कहीं पे लिखा नहीं है लेकिन मुझे इतना तो देख के ही समझ में आ रहा है कि म्यांमार में जो अनरेस्ट चल रहा है ना, उन्हीं वजहों से हमारे जितने भी जो इधर जो माओइस्ट ग्रुप्स हैं या ऐसे भी जितने भी उग्रवादी ग्रुप हैं जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, उन सब में ही अनरेस्ट बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे जो बॉर्डर लगती है जिन देशों से, उनका भी शांत रहना उतना ही जरूरी होता है, पीसफुल रहना जरूरी होता है, क्योंकि अगर उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके अपरोक्ष प्रभाव हम लोगों को भी झेलने पड़ते हैं। एक नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ खत्म होती है, एक नेक्स्ट एडिटोरियल है जो कि पहला आया है अभी, जो हम लोगों ने रशिया से S-400 डील की है। बेसिकली हम ये जानते हैं कि रशिया से हम लोग S-400 खरीद रहे हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो कि हम देखते हैं 80 साइमल्टेनियसली मिसाइल्स को एक साथ में खत्म कर सकता है, 400 किलोमीटर ऊपर तक मार कर सकता है, 4800 मीटर पर सेकंड पे चल सकता है। ये सब बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि हम लोगों ने कल भी बात की थी कि USA पे काटसा को लेके और ज़्यादा दबाव बन रहा है। काटसा जो कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट जो है, बेसिकली ये है कि जब भी तुम USA के जो दुश्मन देश हैं या ऐसे दोस्त हैं जिन पे USA ने सैंक्शंस लगा के रखे हैं, तुम उनसे कुछ खरीदते हो, तो जिन रेमेडीज़ की ज़रूरत है उन्हें अभी डॉलर की ज़रूरत है या और जो फॉरेन करेंसी से उनकी ज़रूरत है, तो तुम उनसे जब कुछ भी खरीदते हो तो उन पर वो पहुंच जाता है। और USA ये नहीं चाहता, USA चाहता है सैंक्शन, मतलब सैंक्शन, मेरे साथ के भी जो दोस्त देश हैं वो सारे के सारे सैंक्शन लगाए। और USA ने रशिया पे सैंक्शन लगा के रखे हैं, लेकिन इंडिया रशिया से S-400 की खरीदारी कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा रशिया काफ़ी पुराना मित्र रहा है। जब USA खुद पाकिस्तान के साथ में खड़ा था तब भी रशिया हमारे साथ दे रहा था। सॉरी। और आज की भी अगर हम लोग अगर बात करते हैं ना, तो USA ने हाल ही में काटसा लगाया था, हम लोग देखते हैं लास्ट किस पे, टर्की पे लगाया था। तो फिर टर्की भी उधर से भड़केगा कि अगर यही है ना कि USA के फिर वो ऐसा हो जाएगा कि काटसा एक देश पे लगा रहा है दूसरे देश पे नहीं लगा रहा है, तो टर्की के साथ में और ज़्यादा संबंध खराब होंगे। और इंटरनेशनल पैलेस्टीन पे हम लोग देखते हैं कि USA की जो धाक है वो और कम हो जाएगी कि हाँ भाई एक पे लगा देता है एक पे नहीं लगा देता है, एक देश से ज़्यादा अच्छे बायलैटरल संबंध है तो USA अपने हिसाब से चल रहा है फिर इसमें तो। और अगर वही हम देखते हैं कि अमेरिका के विरोधी देश, देखो विरोधी देशों में जब भी बात करते हैं ना हम लोग, तो ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ये तीन ही देश हैं जिनसे तुम कभी भी कुछ खरीदते हो तो USA काटसा लगाता है। बाद में काटसा एक्ट बहुत पुराना नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको जारी किया था, 2017 में आया था ये एक्ट। और अमेरिका नहीं चाहता बेसिकली कि उसके द्वारा सैंक्शन लगाए हुए देशों से कोई भी ट्रेड करे। और ये वेवर्स अमेरिका ने हाल ही में एक लिखित वहाँ से जो राजपत्र है एक तरीके से बेसिकली बोल लो उन लोगों का, वो आया भी है इंडिया में, जिसमें इंडिया से ये कहा गया है कि इस पूरी डील को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन इंडिया की भी अपनी सोवरेनिटी है, क्योंकि इंडिया खुद से एक स्वतंत्र कंट्री है, वो USA के नीचे दबा हुआ नहीं है कि USA कुछ भी कहे वो करे। तो बेसिकली इंडिया ने इस चीज़ को मना कर दिया है। इंडिया का कहना ये है कि हम टर्की नहीं है, हम चाइना नहीं है, हमारी कोई एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है कि तुम हम पे काटसा लगाओ। हम एक डिप्लोमेटिक कंट्री है, हम सोवरन कंट्री है, और हम अपनी डिप्लोमेसी में हर देश के बीच में बैलेंस बना के चलना जानते हैं। तो भारत USA का एक वैल्यूएबल पार्टनर है, हाँ क्वाड में भी पार्टनर है बाय दूसरी तरफ देखा जाए तो USA भी नहीं चाहता सैंक्शन लगाने के लिए, बट इंटरनेशनल दबाव USA पड़ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में USA इंडिया पे कुछ सैंक्शंस लगा दे, क्योंकि हाल में हम लोगों ने देखा है कि S-400 की डिलीवरी भी शुरू हो गई है इंडिया में, कुछ पार्ट्स वगैरह आ भी गए हैं।
तो अब देखते हैं क्या होता है। बट वही है ना, एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने के लिए इस पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की तुम जब भी अपन लोग बात करते हैं तो हम लोग इंटरनेशनल हार्मनी की भी बात करते हैं, और इंटरनेशनल हार्मनी तभी बन सकती है जब ऐसी चीजें यूएसए जैसे देशों के द्वारा ना की जाए, वरना वही है ना कि देश अपने अपने ग्रुप्स में बट जाएंगे। तो दैट्स ऑल, इस एडिटोरियल में तो यही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल है जो अभी हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ट्रांसफर और ट्रांसपेरेंसी के बारे में आया है। बेसिकली अभी हुआ क्या ना, ये पूरा मुद्दा क्या है, अभी जो मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं जिनका मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जज हैं जिनका नाम है संजीव बैनर्जी, उनको हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट से मेघालय हाईकोर्ट में भेजा जा रहा है। अब मद्रास हाईकोर्ट में 75 जजों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है जिसको वो लीड करते थे, और वहां से मेघालय हाईकोर्ट में केवल 4 जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। तो ये एक तरीके से पनिशमेंट या डिमोशन की तरह देखा जा रहा है। हम लोगों ने एक बार देखा था मेघालय हाईकोर्ट में एक को भेज दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट के जज को, तो उसने तो इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो कह रहा था ये मेरे लिए एक तरीके से बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि जैसे ही इनके ट्रांसफर होते हैं बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं तुरंत के तुरंत ही कि क्या ये लोग वहां पे गलत तरीके से काम कर रहे थे, क्या इन्होंने कुछ ऐसा किया था जो सरकार के खिलाफ था जिस वजह से सरकार ने इनका ट्रांसफर करवा दिया, या जो जुडिशरी के खिलाफ था तो कोलेजियम ने इनका ट्रांसफर करवा दिया, या क्या ये इतनी बड़ी बेंच संभालने लायक नहीं है, क्या इनमें वो कैपेबिलिटीज नहीं है। और वही है ना, तो इन्हीं सब बातें ये ना उठें, और क्योंकि देखो संविधान में तुम चाहे मेघालय के हाईकोर्ट के चीफ जज हो चाहे तुम मद्रास के हाईकोर्ट के चीफ जज हो, दोनों को समान अधिकार मिले हुए हैं। भले ही जज तुम्हारे नीचे कम है लेकिन दोनों को समान अधिकार मिले हुए हैं, तुम्हें भी उतनी ही इज्जत, उतनी ही प्रिविलेज, उतनी ही अलाउंसेस, उतनी ही सैलरी है जितनी उनको है, सेम चीज है। लेकिन ये जो क्वेश्चन उठते हैं ना, ये क्वेश्चन उस जज को मॉरली ये डाउन करवाते हैं कि हाँ हमें एक तरीके से सजा दी गई है। तो इस पूरे आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम देखते हैं आर्टिकल 222 के तहत जब भी ट्रांसफर किया जाता है तो पहले क्या होता था, सीजीआई कंसल्ट करता था प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर देता था। बाद में धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कोलेजियम की प्रथा आती है, तो आज कोलेजियम कंसल्ट करता है कोलेजियम, और फिर सीजीआई अपनी रिपोर्ट सौंपता है कोलेजियम की प्रेसिडेंट को, पीएससी प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर देता है। इसमें बीच में एग्जीक्यूटिव का रोल भी नहीं होता। लेकिन ये किस लिए किया गया कोई बताया नहीं जाता, कोलेजियम के बाद बाहर भी ये बात नहीं जाती। तो जब भी हम लोग बात करते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, कि हाँ भाई जस्टिस ये सही तरीके से कर रहा था कि नहीं कर रहा था, वो चीज भी सॉल्व नहीं हो पाई। वहीं हम लोग कॉम्पिटेंट की बात करते हैं कि क्या ये लेस कॉम्पिटेंट था, क्या ये वहां पे जाके ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएगा, या ये इतना कॉम्पिटेंट था कि वहां पे अच्छा काम नहीं चल रहा था तो इन लोगों ने सोचा वहां पे भेज दे। तो अगर वहां पे अच्छा काम नहीं कर रहा था तो उस जज को तुमने यहाँ कैसे बुला लिया, वो तो यहाँ एकदम हक देगा। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैन कोलेजियम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आके इन क्वेश्चंस का जवाब दे, जो कि वो नहीं देता है। और ये ट्रांसपेरेंसी जब होगी ना, तभी जो जुडिशियरी में आपसी मतभेद चलता है उसको भी सॉल्व करने की उसको भी सॉल्व किया जा सकेगा, वरना ये मतभेद आगे और बढ़ता रहेगा और एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी तो भाड़ में गई, जुडिशियरी आपस में ही इन चीज़ों को लेकर लड़ती रहेगी। और ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर का बताना बहुत जरूरी है, अगर चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात भी हो। अगर हम कहें चलो पब्लिक इंटरेस्ट की बात ना भी हो, प्राइवेट इंटरेस्ट की अगर किसी की बात है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है। सोचो अगर तो उस जज ने ऐसे फैसले सुनाए जो कि एंटी गवर्नमेंट हो रहे थे या एंटी जुडिशियरी के किसी एक जज को अच्छा नहीं लग रहा था जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, तो तुमने अपने प्राइवेट इंटरेस्ट की वजह से उसको हटा दिया। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से है तो फिर बताने में डर ही किस बात का है, बता देना चाहिए किस वजह से उसको हटाया है। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता एक गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही सब बताया गया है इस पूरे आर्टिकल में। तो दैट्स ऑल। आज की अगर बात करें तो 17 नवंबर में यही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी थे।